The anti-defection law is again in the news for two reasons. Number one, AIADMK have initiated the proceeding against those 25 MLAs who voted against the whip of the AIADMK and in favor of the confidence motion to form the TVK government in Tamil Nadu Assembly. Number two, Rajya Sabha, Aam Aadmi Party have started the proceedings against all the 7 MPs of the Rajya Sabha who have resigned from Aam Aadmi Party and merged their membership into Bharatiya Janata Party. एंटी डिफेक्शन लॉ आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट में केस को समझते हैं। हुआ क्या था यहाँ पे कि जो टीवी के पार्टी थी थालापति विजय की, उनको 108 सीट मिली थी, ठीक है, और जो एआईएडीएमके थी उनको 47 सीट मिली थी। ना एआईएडीएमके के जो चीफ विप थे उन्होंने ये डायरेक्ट किया कि जब टीवी के कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट करेगी तमिलनाडु असेंबली में, यू हैव टू वोट अगेंस्ट द टीवी कॉन्फिडेंस मोशन। बट 25 members, 25 elected MLAs of AIADMK voted in favor of the confidence motion और तमिलनाडु असेंबली में जो कॉन्फिडेंस था, विश्वास मत था, वो पारित हो गया था और थालापति विजय सीएम बने रहेंगे अब, ठीक है, बिकॉज ओथ के तो बन जाते हैं। दूसरा, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 एमपीज थे, सो कॉल्ड थे, उसमें से 7 एमपीज ने फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम पंजाब ने रिजाइन कर दिया आम आदमी पार्टी से और उन्होंने भाजपा बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। नौ, आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है, हम इसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम जानेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है और इसको लाने की जरूरत क्या पड़े, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, प्लीज लास्ट तक देखना इसको। देखो, 1967 तक इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था। आई रिपीट, 1967 तक इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था। देयर वाज नॉट अ वन पार्टी सिस्टम। व्हाई आई एम सेइंग वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम? बिकॉज सेंटर में सारे स्टेट्स में एक्सेप्ट केरला कांग्रेस का रूल था। 1967 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, उसमें बहुत जगह कांग्रेस चुनाव हार जाती है, उसमें बहुत जगह कांग्रेस चुनाव हार जाती है, यानी कि जो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था वो खत्म हो गया था। नाउ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वर रूलिंग इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अब किसी को मंत्री का, देखो, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको सरकार चलानी है, आपके पास वो नंबर्स होने चाहिए, दैट मैजिक नंबर्स, आपके पास बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, आप सरकार को नहीं चला सकते हो, आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से चुन के आई है, ठीक है, कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से चुन के आई है, लेकिन जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है वो पूर्ण बहुमत की सरकार को गिराना चाहती है। और दो अपोजिशन पार्टी, वहां पे शुरू होती है हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इनको लालच मिलता है कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, आप तो सीनियर लीडर थे ना, ये इस लालच में यहां पे इनको मंत्री नहीं बनाया गया, इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चले जाते थे। यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो हर टाइम पे डिसमेंटल हो जाया करी थी। मैं यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा कि किस पार्टी ने इस प्रोसेस को किया। एक टाइम पे कांग्रेस करती थी, आज की डेट में ये काम बीजेपी कर रही है, मध्य प्रदेश में किया, उत्तराखंड में किया, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब बिकॉज हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पे जो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको डिसमेंटल किया जा रहा था, इससे हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हरियाणा का, गयाराम में। 1967 में हरियाणा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जो गयाराम जी थे ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुन के आए थे। नाउ अब कहानी सुनना है, गयाराम वाज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कि वो किसी भी पार्टी से चुन के नहीं आए थे। नाउ गयाराम
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुन के आए। फिर देन ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके कुछ देर बाद ही ज्वाइंड यूनाइटेड फ्रंट अलायंस, ठीक है। उसके कुछ देर बाद ही अगेन ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि उन्होंने 9 घंटे में 3 बार पार्टी चेंज कर ली थी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कांग्रेस, यूनाइटेड फ्रंट अलायंस, अगेन कांग्रेस। 9 घंटे में 3 बार पार्टी उन्होंने चेंज कर ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटी में। इसको बोलते हैं आयाराम गयाराम। बहरहाल 1967 से ये सब शुरू हो गया था, ठीक है। हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमेंटल करना। 1985 में when Rajiv Gandhi government came into, Rajiv Gandhi was the PM of India, he brought 52nd Constitutional Amendment Act and introduced 10th schedule of the Constitution. राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया अंडर द 52nd Constitutional Amendment Act and introduced 10th schedule इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था तो बेसिकली 4 आर्टिकल में चेंजेस किए गए थे। वो आर्टिकल कौन कौन से थे? आर्टिकल 101, 102, 190 एंड 191। आर्टिकल 102 क्या कहता है? आर्टिकल 102 बेसिकली टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज फ्रॉम द पार्लियामेंट। Disqualification of the MPs from the parliament. Now if we specifically talk about article 102, article 102 sub clause 2, article 102 sub clause 2 कहता है a member shall be disqualified from the member of a member shall be disqualified from being a member of the House of Parliament if he is disqualified under the 10th schedule of the Indian Constitution. तो आर्टिकल 102 को अमेंड किया गया। आर्टिकल 101 बात करता है अबाउट द वैकेंसीज क्रिएटेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 191 बोलता है कि अ मेंबर शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द असेंबली इफ ही डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको अमेंड किया गया और इसके जो मेंबर डिस्क्वालिफाइड हुआ उसके वजह से जो वैकेंसी क्रिएट हुई आर्टिकल 190 में, इस सब चीजों को आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, आर्टिकल 190, आर्टिकल 191 को अमेंड किया गया वाया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, पॉलिटिकल पार्टी जो एक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, पहली बार पॉलिटिकल पार्टी वर्ड को हमारे संविधान में लाया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ is political party a constitutional body? The answer is no. Is the word political party mentioned in the Constitution of India? The answer is yes, it is mentioned in the 10th schedule of the Indian Constitution. इतना आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये ट्रिक्स होते हैं जो यूपीएससी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द 52nd Constitutional Amendment Act एंड द 10th शेड्यूल, हम आगे पढ़ते हैं। Now criteria for disqualification. There are 3 specific criteria under which the membership of a member of parliament or a member of state legislative assembly can be disqualified under this anti-defection law. Number 1, sorry, if any member of parliament or any member of state legislative assembly resigns from his political party, he shall be disqualified under the anti-defection law. If any member of the parliament or any member of the state legislative assembly resigns from his political party, ठीक है, he or she shall be disqualified under the anti-defection law, ठीक है। और the second criteria, ठीक है, if any member of the parliament or any member of the state legislative assembly vote against the direction of the whip given by the party, if any member of the parliament or the state legislative assembly vote against the
whip directed by the party, he shall be disqualified under the एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आपको बताता हूं। स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, थी राज्यसभा में सांसद थी आम आदमी पार्टी से, काफी टाइम से उनके और आम आदमी पार्टी के बीच में टसल हसल चल रही थी। वो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रही थी, लगातार पब्लिक में स्टेटमेंट दे रही थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन वो कभी भी पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट नहीं करती थी, वो एब्सटेन हो जाती थी सो कॉल्ड। और साथ में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं किया था, बिकॉज अगर वो रिजाइन करती उसी दिन उनकी राज्यसभा की सदस्यता चली जाती। तो इसलिए बहुत लोग बोलते थे कि स्वाति मालीवाल जी रिजाइन क्यों नहीं कर रही, रिजाइन इसलिए नहीं कर रही थी बिकॉज अगर वो रिजाइन कर देती शी इमीडिएटली उनकी जो राज्यसभा सदस्यता है वो चली जाती। ठीक है। द सेकेंड कंडीशन, इंडिपेंडेंट मेंबर। इफ एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज इलेक्टेड ऑन अ इंडिपेंडेंट टिकट, यानी कि उसका वो किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के नहीं आया है, एंड वंस ही इज elected to the member of parliament or the member of state legislative assembly and he joins a political party, he shall be disqualified under the anti defection law। क्यों? Why? बिकॉज जनता ने उसको वोट दिया कि आप इस पार्टी से नहीं हो, आप इस पार्टी नहीं, ये पार्टी करप्ट है, ये पार्टी करप्ट हो, आप अच्छे हो, हम आपको देख के वोट दे रहे हैं, और आप जाके बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या एमएलए बन के आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो जिसके हम खिलाफ हैं। ठीक है। तो दिस इज अगेन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। सो he will be disqualified if any independent member joins a political party, he shall be disqualified under the anti defection law in the 10th schedule। ठीक है। now nominated member, आर्टिकल 80 के अंडर में प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर टू द राज्यसभा। तो दीज आर द नॉमिनेटेड मेंबर। लोकसभा में अब कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं अपॉइंट होता है बिकॉज जो एंग्लो इंडियन वाला मेंबर था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। नाउ इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months, ठीक है, इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months, he shall be disqualified under the anti-defection law in the 10th schedule। That means a nominated member can join a political party within 6 months after he is elected to the parliament। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? सिंपल भाषा में बता रहा हूं। चलो, now these are the 3 conditions that will lead to disqualification। now what are the exceptions that will not lead to disqualification? ठीक है। अच्छा, चलो, merger of the party with another party। now originally when 52nd constitutional amendment act and 10th schedule was brought into effect, उसमें ये प्रोविजन दिया गया था कि अगर 1/3 of the total member of the elected MPs or the elected MLAs from that political party रिजाइन करते हैं और वो दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। 1/3, अगर लेट्स से कांग्रेस के 100 MPs हैं लोकसभा में और उसके 1/3 लेट्स से 33 MPs रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनका वो एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं किए जाएंगे बिकॉज ये एक्सेप्शन दिया गया था। बट बाद में ये लगा कि ये तो बहुत ही लीनियंट केस है, ऐसे तो कोई भी 1/3 मेंबर जिसके पास 10 ही मेंबर हो, ठीक है, वो 3 मेंबर छोड़ के चले जाएंगे, वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएंगे, एंड दैट विल अगेन देन 91st Constitutional Amendment Act was brought and this criteria of 1/3 was increased to 2/3 of the total members। ठीक है, अगर 2/3 of the total members elected MLAs or elected MPs resigns from their political party and merge with another party, ठीक है, then they shall not be disqualified under the anti-defection law। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल केस स्टडी पे जो पूरी कहानी की जड़ है। वो क्या थी? ये
अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के 10 एमपीज थे, 7 एमपीज ने रिजाइन कर दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा, ठीक है, अशोक मित्तल ये हैं, ठीक है, सॉरी पाठक जी, अशोक मित्तल ये एलपीयू के वाइस चांसलर, ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया। दैट मीन्स 7 members out of 10 resigned from Aam Aadmi Party and joined the Bharatiya Janata Party. Now, this fulfills the criteria of the 2/3 that was introduced via 91st Constitutional Amendment Act. Hence, they shall not be disqualified under the anti-defection law. Ideally, बाकी जो प्रोसीडिंग्स चलेगी राज्यसभा में वो पता नहीं, ठीक है, बट आइडियली हमारा जो कानून कहता है उसके तहत ये 7 मेंबर डिस्क्वालीफाइड नहीं किए जाएंगे। नाउ कमिंग हियर, यहां पे क्या हुआ है, देयर आर टोटल 47 AIADMK MLAs in the Tamil Nadu Assembly. 25 MLAs have voted against the whip issued by AIADMK chief whip. But 47 का 2/3 कितना होता है, बिकॉज ये अगेंस्ट वोट किए, दैट मीन्स दे आर सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द दिस लॉ, ठीक है, वोट अगेंस्ट द पार्टी विप, ठीक है, इन्होंने विप के खिलाफ वोट किया, दैट मींस इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ तो लगेगा, दे शैल बी डिस्क्वालिफाइड। नाउ विल दे फुलफिल दिस क्राइटेरिया और नॉट, ये देखते हैं। 47 का अगर हम 2/3 निकालें तो इट कम्स अराउंड 32 मेंबर्स ने अगर चीफ विप के खिलाफ वोट किया होता, ठीक है, या वो शामिल हो गए होते तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। बट सिंस दिस नंबर इज 25, there are very high chances that they will be disqualified under the anti defection law in the 10th schedule, ठीक है, तो ये था हमारा केस स्टडी। नाउ if a speaker और चेयरमैन, ठीक है, स्पीकर फ्रॉम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन फ्रॉम आपका ये राज्यसभा, if a speaker और चेयरमैन, ठीक है, resigns from the political party, if a speaker or chairman resigns from the political party, will he be disqualified? The answer is no, he will not be disqualified. ये प्रोविजन इसलिए रखा गया था ताकि ऑफिस ऑफ द स्पीकर न्यूट्रल रह सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें जानना जरूरी है कि if he resigns from the political party but joins another political party, if a speaker resigns from the political party and joins another political party, will he be disqualified? The constitution is silent about this. Constitution इस पे कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। So these are the 2 exceptions जहां पे disqualification नहीं होगा, ठीक है। Now who decide that you are disqualified under a 10th schedule? All the matter of disqualification under the anti-defection law in the 10th schedule is decided by the office of the speaker or the office of chairman in the Lok Sabha and Rajya Sabha and speaker in assembly, ठीक है। all the matter that this member shall be disqualified under the anti-defection law in the 10th schedule is decided by the office of speaker in Lok Sabha and the state legislative assembly and the chairman of the Rajya Sabha, ठीक है। नाउ अगर किसी स्पीकर ने किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है, बिकॉज ही वाज डिफेक्टेड, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर कोई डिसीजन स्पीकर ने ले लिया अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में क्लेम या चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था बिकॉज स्पीकर, द ऑफिस ऑफ स्पीकर आइडियली इज नॉट न्यूट्रल, ठीक है, वो जिस पार्टी में होता है वो उस पार्टी के फेवर में डिसीजन देता है, आइडियल केस, ठीक है। रियलिटी में क्या है वो छोड़ दो, आइडियल केस तो ये होता है कि जो स्पीकर जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में डिसीजंस देता है, ठीक है। लेकिन इन कीहोतो होलहोलान केस 1993, प्लीज रिमेंबर, इन द कीहोतो होलहोलान केस 1993, the Supreme Court said that a decision made by
the office of speaker and the office of chairman in the Lok Sabha and the Raj Sabha is subject to judicial review because this is because this let me clear, ठीक है. The Supreme Court held that the speaker decision under 10th schedule is subject to judicial review because this violates the basic structure of the Indian Constitution. यानी कि जुडिशरी ने जो भी डिसीजन दिए, सॉरी स्पीकर ने जो भी डिसीजन लिए अंडर द 10th शेड्यूल एंड डिफेक्शन लॉ, दैट कैन बी चैलेंज इन द जुडिशरी. नाउ टाइमलाइन क्या होगी? अगर स्पीकर के पास कोई केस लाया गया 10th शेड्यूल डिफेक्शन वाला, तो स्पीकर को कितने टाइम में उसको डिसाइड करना होगा? वी हैव सीन मेनी केसेस जहां पे स्पीकर उस प्रोसेस को महीनों महीनों होल्ड करके रखते हैं बिकॉज जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है दे डायरेक्ट देम, तो आपको ऐसे करना है. बट इन द केशम मेघाचंद्रन सिंह केस 2020, the Supreme Court said that the speaker must decide the defection case within the reasonable time and that is preferably 3 months. यानी कि अगर स्पीकर के पास कोई केस आया, उसको 3 महीने में उसको डिसाइड करना है कि ये डिस्क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड नहीं है. Now, who initiate the proceedings of defection and defection? क्या स्पीकर खुद ये प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है? द आंसर इज नहीं. अगर कोई कंप्लेन करेगा कि दिस मेंबर शैल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, देन ओनली द स्पीकर कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अदरवाइज ही कैन नॉट. तो दैट वाज ऑल अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ. आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर. मैंने आपको काफी अच्छे से बताया होगा. आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है. थैंक यू सो मच. जय हिंद.